अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम शबीर अहमद है और मैं प्राइम आईसीएस वर्चुअल यूनिवर्सिटी सब कैंपस के पोर्टल से आपको ऑनलाइन वीडियो लिंक क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज हमने एप्लीकेशंस डिस्कस करनी है। एप्लीकेशंस जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी हैं, आज हम उसकी लास्ट टाइम हमने फ़र्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस किया था और इसको स्टडी किया था। हमने उसके बारे में देखा था कि ये फ़र्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं और उसका सोल्यूशन क्या है। तो आज हम उसकी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज़ कहाँ कहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो हमारे सामने जो नेक्स्ट हमारे 2 लेक्चर्स हैं उसमें ये एप्लीकेशंस हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, नंबर 2 पॉपुलेशन डायनामिक्स, और उसके अंदर ये मॉडल्स, मैथमेटिकल मॉडल्स होंगे इसके अंदर, और इसके अंदर और भी पॉपुलेशन डायनामिक्स के अंदर मॉडल्स होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद रेडियो एक्टिव डिके, ये फिज़िक्स का टॉपिक है और इसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशंस का यूज़ है। उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और उसके बाद कार्बन डेटिंग एंड केमिकल रिएक्शन। ये हमारे पास यहाँ पे 6 एप्लीकेशंस हैं जो कि आपके कोर्स में शामिल की गई हैं। इन पे हम डिस्कस करेंगे और इसको देखेंगे कि ये क्या है, उनको बाकायदा सॉल्व करके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे हम। ठीक है, तो ये एप्लीकेशंस आज हमने डिस्कस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज पे। आप जानते हैं कि हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है, जब वो फाइंड करते हैं तो वो हम एक मेथड यूज़ करते हैं, सेपरेबल इक्वेशंस। ठीक है, और सेपरेबल इक्वेशंस हम किस तरह, कौन सी इक्वेशंस के लिए लेते हैं? ये एक इम्प्लिसिट इक्वेशंस, इम्प्लिसिट इक्वेशंस को लेकर फिर हम उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। और जस्ट इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं, लेकिन हम इसको फर्दर, हम जब इसको एक्सपेंड करें तो ये जो कांस्टेंट हैं ये हमारे n पैरामीटर्स फैमिलीज़ के कर्व्स में वो कांस्टेंट बढ़ा दिए गए हैं, उसको एक्सपेंड कर दिया गया है। इसमें पैरामीटर्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, C1 C2 अप टू सॉन Cn। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका स्टार्ट लेंगे, फैमिलीज़ ऑफ कर्व्स। यहाँ पे हम जो C पैरामीटर ले रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली ऑफ कर्व्स। तो ये जो टॉपिक है ये फैमिली ऑफ कर्व्स के रेलिवेंट है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड गेट एन इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स एंड सी। वही जो हम पहले मेथड यूज़ करते हैं, यूजिंग द ओरिजिनल इक्वेशंस वी मेड एबल टू एलिमिनेट द पैरामीटर सी। यानी जो ओरिजिनल इक्वेशंस गिवन है, ओरिजिनल इक्वेशन गिवन है, वहाँ से आप सी की वैल्यू फाइंड कर लें पहले, उसको फिर उसके पैरेलल, उसके इक्वल रखकर फिर आप उसको नेक्स्ट स्टेप जो है वो सॉल्व करें, और फिर आप उसको इक्वेशंस को दोबारा रीराइट करके फिर आप उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल पे जाऊंगा, एक एग्जांपल सॉल्व करना चाहूँगा आपके सामने। एग्जांपल है डिफरेंशियल इक्वेशन, फैमिली गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल सी एक्स। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल सी। ये फर्स्ट स्टेप हमारा। सेकंड स्टेप में आपने ओरिजिनल इक्वेशन से सी की वैल्यू फाइंड करनी है।
सी इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। ये सेकंड स्टेप है आपका, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, जब ये आपके पास c की वैल्यू गिवन आ गई तो उसको आप जो फर्स्ट इक्वेशन है वहाँ पे c की वैल्यू पुट करें, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। तो आपने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके इक्वल रखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने एक्सप्लिसिट फॉर्म बनानी है, एक्सप्लिसिट फॉर्म इस डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसको दो तरह से सॉल्व किया जा सकता है कि आप पहले कॉमन लेके डिवाइड कर लें, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x, और फिर बाद में x माइनस कर दें और फिर y को डिवाइड करें। इसको जब आप सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो आपके पास फाइंड होगी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy। ये इक्वेशन फाइंड होगी, ठीक है। जी फहद शाह, क्या जो मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया है इसमें कोई ऐसा स्टेप जो आप समझते हो कि आपको समझ ना आए हो तो काइंडली वो आप हैंड। जी जी, मल्टीप्लाई हो गया ना 2x के साथ। एलसीएम लेके फिर उनको सॉल्व किया। अब मैं इसको एलसीएम लेके दिखाता हूँ। वो 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और y मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जो कि फ्री ऑफ पैरामीटर है। हमने इसमें से c जो पैरामीटर था उसको फ्री कर दिए, ठीक है। तो इस तरह फिर हम मज़ीद आपके पास ये दो फैमिलीज आ गई, फैमिलीज ऑफ कर्व, इनको सॉल्व करेंगे हम, इनको भी आगे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो आर्थोगोनल कर्व जो होती हैं, सबसे पहले आर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी से पहले आर्थोगोनल कर्व्स जो हैं उनको आप ये समझें कि जो हम C ले रहे हैं वो C1 और C2 जो इसमें हम कांस्टेंट ले रहे हैं वो फैमिलीज ऑफ कर्व्स कहलाएगा, ठीक है। जो C हम अपनी इक्वेशंस में लेंगे, जो C हमने अभी लिया था, ये पैरामीटर हम फिक्स कर रहे थे, ठीक है, वो फैमिलीज ऑफ कर्व कहलाएगा। और उनमें से 2 कर्व ले लिए C1 और C2, वो आर्थोगोनल कब होंगी, अगर उनकी टेंजेंट लाइंस T1 एंड T2 एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट दिस पॉइंट, ठीक है, आर परपेंडिकुलर, कि यहाँ पे जो इनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पर ये टेंजेंट लाइंस था, ये आपके सामने टेंजेंट लाइंस हैं, ये कर्व्स नहीं हैं। ये जो ब्लू लाइंस हैं ये टेंजेंट लाइंस हैं। तो कर्व का जो टेंजेंट लाइन होती है उसके बारे में बताया गया कि जब वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो उसका मतलब ये होगा कि एट दैट पॉइंट पैरेलल नहीं, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि एक लाइन ये जा रही है दूसरी लाइन ये जा रही है, तो दो लाइंस जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, यहाँ पे पैरेलल नहीं है, राइट। जी फहद, ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ठीक है।
और जब परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं तो उसका एक फार्मूला होता है कि m1 m2 इज इक्वल -1। पढ़ा हुआ ये फार्मूला कि दो दो कर्व्स की जो स्लोप हैं जब उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर नेगेटिव आए। इसको दूसरी तरह भी लिखा जा सकता है m1 इज इक्वल -1 बाई m2, इस तरह भी लिखा जाता है, राइट। तो ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि ये परपेंडिकुलर वाला नेक्स्ट यूज़ होना है, क्योंकि आर्थोगोनल कर्व्स तब आर्थोगोनल होती हैं जब उनकी जो स्लोप्स हैं वो एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो परपेंडिकुलर हो, राइट। और जब स्लोप्स परपेंडिकुलर होंगी तो उसका ये फार्मूला है कि दो स्लोप्स को जब मल्टीपल किया जाए, ये टू डिफरेंट इक्वेशंस की स्लोप्स हैं m1 और m2, राइट। तो उसको हम यूँ भी प्रेजेंट कर सकते हैं m1 इज इक्वल टू -1 बाई m, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अभी तो हमने टू कर्व्स को डिस्कस किया है, ठीक है। अभी हमने जस्ट टू कर्व्स को डिस्कस किया, लेकिन जब आर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज में जाएंगे तो हम टू फैमिलीज को डिस्कस करेंगे। जिस तरह से ये T1 जो है ये आपकी एक फैमिली है कर्व्स की, और T2 आपकी दूसरी फैमिली है कर्व की, ठीक है। अगर ये दो फैमिलीज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं और इंटरसेक्ट करने के बाद वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो फिर हम उनको आर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कहलाएंगे, राइट। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल पे आगे चलते हैं। आर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी को फाइंड करने का मेथड। अच्छा, आपके पास दो फैमिलीज गिवन है, ठीक है, या एक फैमिली हम यहाँ पे एक दफ़ा डिस्कस कर लें कि एक फैमिली हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, राइट। और dy बाई डी एक्स ये स्लोप है जिसको m हम कहते हैं, dy बाई डी एक्स, ठीक है। m से उसको डिनोट किया जाता है। टू ए कर्व ऑफ फैमिली टी थ्रू एक्स वाई वो पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम इसको उसकी वो स्लोप वगैरह हम बताएंगे। अच्छा, स्लोप ऑफ द लाइन आर्थोगोनल टू दिस टेंजेंट इज, यानी अब हम दूसरी जो कर्व है, ठीक है, उसकी स्लोप जब हम डिस्कस करेंगे, दूसरी फैमिली की आप स्लोप डिस्कस करेंगे तो उसको हम डिनोट कर लेंगे कि -1 बाई एफ ऑफ एक्स। जिस तरह वो मैंने आपको फार्मूला बताया m1 इज इक्वल टू -1 बाई m2, ठीक है। तो ये दूसरी फैमिली का हम जो स्लोप है वो हम सपोज करेंगे, इसको यूं क्वेश्चन में लेके चलेंगे। एक m तो ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन जब दूसरी फैमिली का हम लेंगे तो -1 बाई m, जो कि यहाँ पे f ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू m dy बाई डी एक्स, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है सो दैट स्लोप ऑफ द लाइन इज टेंजेंट टू द आर्थोगोनल कर्व थ्रू एक्स वाई। तो ये शो कर रहा है कि आर्थोगोनल कर्व, ठीक है। इन अदर वर्ड्स फैमिली ऑफ आर्थोगोनल कर्व्स आर सोल्यूशन टू द डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये हमारे पास फिर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर एफ ऑफ एक्स वाई, ये हमारे पास उसका सोल्यूशन आ जाएगा आर्थोगोनल कर्व्स का, राइट। तो सिंपल मेथड है, इतना ज़्यादा ये टफ भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ये स्टेप्स हैं, उसको समराइज़ किया गया है कि आप एक फैमिली को कंसीडर कर लें और उसमें से आप डिफरेंशियल इक्वेशन जो हैं वो फाइंड कर लें, dy बाई डी एक्स पहले फाइंड करें, ठीक है, लाइक दैट यूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, उसकी एक्सप्लिसिट फॉर्म उसको आप फाइंड कर लें,
फिर आप राइट डाउन द डिफरेंशियल इक्वेशन एसोसिएटेड टू द ऑर्थोगोनल फैमिली। फिर आप उसको परपेंडिकुलर शो करने के लिए आप उसको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/f(x, y) लेंगे। ठीक है, यानी जो भी यहाँ पे फंक्शन होगा उसको आप -1 ओवर वो फंक्शन लेके आप बता देंगे कि ये हमारे पास एक और स्लोप आ गई है। ठीक है, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद फिर जो भी उससे रिक्वायर्ड होगा उससे, और उसमें अगर तो आपको इनिशियल वैल्यू गिवन हैं तो फिर आप इनिशियल वैल्यू भी वहाँ पे पुट करके आप मज़ीद सॉल्यूशन अपना एक्चुअल सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। राइट, चलें जी, ये वही फैमिली है जो कि हमने उसी टाइप की फैमिली है, उसी टाइप की फैमिली जो कि हमने पहले की है। इसमें जस्ट सी स्क्वायर है, उसमें सी एक्स था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको डिफ्रेंशिएट करने किया और डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम यहाँ पे आ गए। राइट, डिफ्रेंशिएट करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स को हमने सेपरेट कर लिया। अब हम आर्थोगोनल फैमिली की जो मज़ीद दूसरे जो स्टेप है, थर्ड स्टेप, उसमें फिर हम -1 दिस फंक्शन लेंगे कि जो हमने फाइंड किया है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 कॉमन निकाल के उसको डिवाइड करें 0 पे, वो 0 हो जाएगा। फिर x दूसरी तरफ शिफ्ट करें -x और y को डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास एक फंक्शन बन गया जो कि स्लोप भी यहाँ पे कहलाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने -1/f(x), वो मेथड आपने यहाँ पे थर्ड स्टेप वो आपने लगाना है। जब थर्ड स्टेप वो लगाएंगे तो तब आपके पास ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल वाई बाई एक्स। राइट, यहाँ पे क्लियर हो गया? यहाँ पे क्लियर हो गया तो बताओ, मैं आगे चलूँ? चलें जी, अब स्टेप 4 में आपको बताता हूँ कि उन्होंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे लिया है। तो ये हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली। क्लियर हुआ? क्यों फहद? इसके बाद ये देखो कि आपके पास ये एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है, तो फिर हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे। मैं थोड़ा सा बोर्ड अब ठीक है, चलो गुड। अच्छा, ये इक्वेशन बना ली हमने। जो थर्ड स्टेप यूज़ करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बनी थी, उसको मैंने रीअरेंज करके एक प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली। ठीक है, अब ये देखो कि ये एक एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे इसका। राइट, हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे u ऑफ x इज इक्वल e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1/x dx। राइट, तो जब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/x। सॉल्व कर लोगे या कर दूं?
चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ई की पावर माइनस लॉग एक्स, ठीक है, माइनस लॉग एक्स। इसको मैं फिर मजीद रीअरेंज करूँगा ई की पावर लॉग एक्स की पावर -1, ठीक है। अब एक्सपेंशन और लॉग जो है ये आपस में एक दूसरे के एंटी हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अब आपके पास x की पावर -1 विच इज इक्वल टू 1/x, राइट। तो ये आपके पास u ऑफ x फंक्शन आ गया 1/x, राइट। तो अब हमने क्या काम करना है, अब ये देखो, ये जो हमने इक्वेशन बनाई हुई है dy/dx इज इक्वल y/x, ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास, इसको मैं रीराइट करके लिखूंगा तो ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल 1/x into y, राइट। तो अब मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ कि ये 1/x जो है ये हमारे पास u ऑफ x है और dy/dx इज इक्वल टू m है, राइट। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू m/u ऑफ x विच इज इक्वल टू mx, राइट। तो y इज इक्वल mx, ये आपकी वो इक्वेशन भी है, बल्कि स्टार्टिंग पे उन्होंने हमें इक्वेशन बताई होगी। ये 2 इक्वेशन यहाँ पे गिवन थी, ये देखें, ये देखें, ये वाली। तो हमने ये एक इक्वेशन को लेकर चले हैं तो सेकंड ऑटोमेटिकली हमारे पास इक्वेशन बने, ठीक है। इसका मतलब ये फैमिलीज ऑफ कर्व्स को हमने यहाँ पे सॉल्व किया, उसका सॉल्यूशन की तरफ गए हैं, राइट। तो बाकी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो कि बाकी एग्जांपल्स ये भी इसी तरह ही हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि हमने एक मेथड पढ़ा था कि अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है तो फिर हम y को रिप्लेस करते हैं v ऑफ x से, v मल्टीप्लाई x। ये हमने मेथड पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, गालमन पढ़ा है, जिसमें v को y ओवर x भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। उस तरह आपने इस एग्जांपल को सॉल्व करना है और यहाँ से फिर वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद फिर हम पुट करके फिर दोबारा फिर y में ही आ जाते हैं, ठीक है। इसको वैसे सॉल्व करना है जो कि मैंने सेकंड मेथड आपको करवाया था। अब है पॉपुलेशन डायनामिक। पॉपुलेशन डायनामिक जो है ये मॉडल्स हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स, जिनमें चेंज ऑफ पॉपुलेशंस यहाँ पे बड़ा मैटर कर रहा है। किसी भी इन्वायरमेंट में जो पॉपुलेशन का चेंज जो है वो प्रोपोर्शनल होता है उसकी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन से। बात समझ में आई कि जो ऑलरेडी वहां पे पॉपुलेशन मौजूद है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है, और उस तादाद से बढ़ेगी कि जो ऑलरेडी वहां पे मौजूद हैं उन्हीं के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ेगी, राइट। क्लियर हो गया। इसमें हम इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे पास आ सकते हैं कि अगर पिछले 5 से 10 साल से अगर कोई पॉपुलेशन की कोई रेशो चल रही है तो फिर हम उससे ये ड्राइव कर सकते हैं कि आफ्टर 30 इयर्स या 40 इयर्स या 100 इयर्स बाद पॉपुलेशन हमारी कितनी होगी, ठीक है।
तो इससे इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व किए जाते हैं। और पॉपुलेशन जो है ये एक्सपोनेंशियली यानी ये ग्रो करती है, इसको फिर एक्सपोनेंशियली मॉडल भी इसको कहा जाता है। और सबसे आसान तरीन ये मॉडल है मैथमेटिकल का, राइट। अब ये देखो ये हमारा मॉडल है, ये इक्वेशन है। अब मैं आपको जो स्टेटमेंट है ना उसको मैं मैथमेटिकली फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके बताऊंगा कि ये डेरिवेटिव का जो यूज़ है, आपको पता चले कि डेरिवेटिव का यूज़ कहाँ पे हो रहा है और कैसे हो रहा है, राइट। अच्छा, आपने हमने बात की है जो रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज क्या है आपके पास, डी पी बाई डी टी, और ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज से बना दी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें जो चेंजिंग आनी है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो ऑलरेडी वहाँ पे पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही है। और जब इसको इक्वेशन में हम लेके जाएंगे इक्वल की फॉर्म पे, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो कांस्टेंट यहाँ पे आता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो कांस्टेंट है वो फिर ले लिया जाता है। ये क्लियर हो गया, के भी लिया जा सकता है और सी भी लिया जा सकता है, राइट। अच्छा, अब इसको मैं मज़ीद सॉल्व करूँगा। तो अभी जो प्रीवियस हमने एक एग्जांपल की है उसमें हमने क्या किया था कि अगर डी वाई बाई डी एक्स था तो यहाँ पे भी वाई के साथ कोई वैल्यू आ गई तो हमने उसको माइनस करके उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिया था, ऐसे किया ना। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे, डी पी बाई डी टी माइनस के पी इज इक्वल 0। तो ये एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है, तो फिर हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के टी माइनस के डी, ये यू ऑफ एक्स इसका यू ऑफ एक्स या यू ऑफ टी आप कर दें, टी में फंक्शन क्या है, ये उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिया। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा हमारे पास, ई की पावर माइनस के टी, राइट। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर इस तरह की इक्वेशंस में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं जब ऑल टर्म से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये प्रोडक्ट रूल बन जाता है डेरिवेटिव का। ये लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना हमने। अच्छा, अब मैं जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सबसे, ये 0 है, दूसरा तरफ 0 है, राइट। यहाँ तक क्लियर है। अब ये देखो जो प्रोडक्ट रूल है वो किसका यहाँ पे आ रहा है, ई की पावर माइनस के टी मल्टीप्लाई पी, इसका प्रोडक्ट रूल है। वो कैसे कि फर्स्ट में पी को डेरिवेट किया गया विद रिस्पेक्ट टू टी और एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन एज इट इज है, तो नेक्स्ट में एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट किया गया ई की पावर माइनस के टी को, तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू वैसे ही आ जाती होती है और जो उसकी पावर होती है उसकी पावर का हम डेरिवेटिव लेंगे नेक्स्ट मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो वो माइनस के आएगा जो कि माइनस के ये आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आपके पास आ गया, राइट। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रोडक्ट की फॉर्म में लेने के फ़ौरन बाद आपने इसको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि हमने डिफरेंशियल ख़त्म करना है। तो बहुत साइड अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये एक दूसरे के एंटी हैं, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ई की पावर माइनस के टी
P इज इक्वल C। अब आपके पास ये सोल्यूशन आ गया, तो यहाँ से आप P की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जब P की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा E की पावर C मल्टीप्लाई E की पावर KT। ठीक है, इधर माइनस KT, उधर जाके प्लस KT हो जाएगा। ठीक है, पावर। अब इनिशियल पॉपुलेशन जो हमने लेनी है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इनिशियल वो होती है कि जो जहाँ से वो स्टार ले रहे हैं। ठीक है, तो वो हमने टाइम, उसके लिए फिर हम टाइम ज़ीरो सपोज करते हैं कि हमारी इनिशियल पॉपुलेशन ज़ीरो टाइम पे कितनी है। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, P ऑफ ज़ीरो, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये इनिशियल वैल्यू जो होती है वो P नॉट से या Y नॉट से, ठीक है, वो डिनोट की जाती है। इसका मतलब ये होता है कि एट द पॉइंट ऑफ ज़ीरो आपकी पॉपुलेशन P नॉट है, यानी ज़ीरो टाइम पे। हमने उसमें चेंज, आफ्टर चेंज जो है वो हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, लेकिन जहाँ से वो स्टार्ट ले रहे हैं वहाँ पे हमारी पॉपुलेशन P नॉट है। ठीक है, तो जब मैं इसको अप्लाई करूँगा इस मॉडल पे, इस पे P पे, तो हमारे पास ये देखो कि P नॉट क्या आ जाएगा, इक्वल C आ जाएगा। इसमें जब मैं T0 अप्लाई करूँगा तो ये P नॉट हो जाएगा, और E की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, तो P नॉट इज इक्वल C आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और इसके बाद फिर हमारी ये इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, P इज इक्वल P नॉट E की पावर KT। वही इक्वेशन हमारी क्या बन गई, C की जगह पे P नॉट आ गया। ठीक है, अब ये हमारा मॉडल जो है वो बन चुका है, हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ चुका है विदाउट C। C को हमने यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म कर दिया, ये हमारा एक्चुअल रिजल्ट है जिसको हम यूज़ करें। राइट, अब ये इसके रेलिवेंट ये एक एग्जांपल करवाता हूँ। एग्जांपल देखो, द पॉपुलेशन ऑफ ए सर्टेन कम्युनिटी इज नोन टू इंक्रीज एट रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट एट एनी टाइम। ये फर्स्ट लाइन का समझ आ गया आपको? हाँ, अब दी किसी भी टाइम उसको बढ़ सकती है, लेकिन रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पीपल्स प्रेजेंट एट एनी टाइम, यानी जिस टाइम से वो लेके चलेंगे। ठीक है, टाइम स्टार्टिंग पे ज़ीरो लेना है तो वो ज़ीरो लेके चलेंगे, या किसी भी टाइम पे वो लेके चल सकते हैं। अच्छा, द पॉपुलेशन हैज़ डबल्ड इन 5 years, ये उनकी एक एक्सपेक्टेशन है कि पॉपुलेशन जो है 5 साल तक ये डबल हो जाती है। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा उसको ट्रिपल होने में, यानी एक टाइम उन्होंने दे दिया है कि पॉपुलेशन डबल कब होती है, 5 साल में। अगर किसी भी कम्युनिटी की पॉपुलेशन जो है वो 10,000 है तो आफ्टर 5 years वो 20,000 हो जाती है। ठीक है, या अगर 1,000 है तो वो 2,000 हो जाती है। तो उसका ट्रिपल होने का आपने टाइम बताना है, नंबर 1। राइट, अच्छा, फिर वो बात करते हैं, इफ़ इट इज़ नोन दैट पॉपुलेशन ऑफ द कम्युनिटी इज 10,000 आफ्टर 3 years, अगर जो आपकी कम्युनिटी की पॉपुलेशन है वो आपको पता है कि वो 3 सालों बाद वो 10,000 हो जानी है,
तो व्हाट वाज द इनिशियल पॉपुलेशन, ये आपका सेकंड क्वेश्चन आ गया, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दे दिया हमें कि ट्रिपल होने में कितना टाइम लगेगा, तो फिर ये सेकंड क्वेश्चन उन्होंने दिया है कि अगर आपको पता है कि 3 साल के बाद वो 10,000 हो जाती है, तो आप हमें इनिशियल पॉपुलेशन बताएं कि इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी जिससे वो डबल हुई या ट्रिपल हुई, राइट। मैंने कहा राइट, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 30 ईयर्स। 30 ईयर्स, हाँ 30 साल बाद आपकी पॉपुलेशन कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी बतानी है, 3 हमने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो इनिशियल पॉपुलेशन आपने लेनी है किसी भी कम्युनिटी की या किसी भी सिटी की या किसी भी कंट्री की या किसी भी प्लेनेट की, या आप कर लें, तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन एट एनी टाइम इस ग्रोथ इज़ गवर्नड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके तहत उसने ग्रो करना है, तो उसका सोल्यूशन हमने ये फाइंड किया हुआ है, ठीक है। तो हमने उसका सोल्यूशन लेके चलना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू तो पी ओ